डीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास की हम 2 कक्षाएं जो है ले चुके हैं। 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसमें हमने पहले पढ़ा था मतलब हिस्ट्री का आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। इतिहास का वर्गीकरण हमने किस प्रकार से किया जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फिर प्राचीन भारत को भी हमने डिवाइड कर दिया था, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल था जब व्यक्ति आदि मानव हुआ करता था, खाना बदोश हुआ करता था और पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाया करता था। उस टाइम पे उसके पास सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। वो एक बर्बरता का जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका मुख्य जो काम था वो सिर्फ किसी भी तरीके से अपना पेट भरना था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल वो काल है, मतलब इसका कोई लिखित विवरण नहीं है। अवशेष वगैरह तो मिले हैं लेकिन उसका कोई लिखित विवरण हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है, इसमें हमारे को अवशेष भी मिले हैं, लिखित विवरण भी मिला है, लेकिन इसकी जो लिपियां है ना, उसको पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका, यानी उसमें अभी पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं हुई है। इसलिए हम उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की एक घटना है, यानी कि हम उसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर डालते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। हर परीक्षा में इससे एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहा करते थे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने की शुरुआत की, पटरियां बिछाई। तो लाहौर और कराची में जब पटरियां बिछ रही थी तो वहां पर कुछ कुछ अवशेष निकलने लगे। तो वहां पर जब कुछ कुछ अवशेष निकलने लगे तो उन्होंने एक दो अवशेष या जगह जगह थोड़े बहुत अवशेष निकले थे, उनको जो है उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर सर अलेक्जेंडर कनिंगम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन अवशेषों को इकट्ठा करके उनके बारे में जांच पड़ताल या फिर आप कह सकते हैं उनका एनालिसिस करना शुरू किया। इसलिए सर अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उनको भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली बॉम्बे से थाने, जिसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। 34 किलोमीटर वो चली थी। तो जब ये रेलवे लाइन का जो काम तेजी से चल रहा था तो जगह जगह अवशेष मिल रहे थे। जब प्रॉपर तरीके से इनके लिए टीम गठित की गई और इसके बारे में जानकारी ली गई तो एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुदृढ़ सभ्यता सामने निकल कर के आई, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि सभ्यता या सिविलाइजेशन क्या है। एक बहुत बड़े पैमाने के अंदर लोगों के द्वारा एक सेम तरीका खाने पीने का, रहने का, विवाह का, घरों को बनाने का, यानी कि जीवन पद्धति को व्यतीत करने का जो उनका तरीका था ना, वो बिल्कुल सेम था। तो ऐसी जब किसी बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की चीजों को फॉलो किया जाता है, रहन सहन को फॉलो किया जाता है, संस्कृति को फॉलो किया जाता है, कल्चर को फॉलो किया जाता है, तो हम उसको सभ्यता कहते हैं। तो ऐसे ही एक सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, से हड़प्पा सभ्यता, सिंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सबसे पहले अवशेष थे वो सिंधु नदी घाटी के किनारे पे ही मिले थे। और जो सबसे पहला जो इसका स्थल मिला था वो मिला था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगर बात की जाए इसके बारे में तो जो एएसआई गठित हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान, उसके महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल ने क्या करा, एक प्रॉपर टीम गठित की। उन्होंने 2 टीम बनाई। एक एक जो टीम थी उनका हेड बनाया उन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को, और दूसरे का बनाया आर डी बनर्जी, या आप कह सकते हैं रखाल दास बनर्जी। तो सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक जगह पर इसके अवशेष खोजे गए। ठीक है। फिर दूसरे ही साल यानी कि 1922 में आर डी बनर्जी या रखाल दास जी के द्वारा इसके अवशेष खोजे गए मोहनजोदड़ो नामक जगह पर। तो तो इसमें ये जरूरी, ये जो सभ्यता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप भारतीय इतिहास को जानने की रुचि रखते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में जानने की रुचि रखते हैं, तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको चलो हम देख लेते हैं क्या करके। सिंधु घाटी की सभ्यता अगर ये पूछा जाए कि कौन से काल में आती है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, प्राग ऐतिहासिक काल में आती है, या ऐतिहासिक काल में आती है, तो हम कहेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो एक आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। यानी कि लिखित विवरण भी है इसके, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी है, लेकिन इनको पूरी तरीके से इनकी लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम इसको रखते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। दूसरा जो ये सभ्यता है यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम कह सकते हैं 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी।
आप अलग अलग किताबों में देखोगे तो ये जो है थोड़ा डेट में डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, यानी कि 2400 BC हो सकता है और ये 1700 BC हो सकता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो ये ही सर्वमान्य है, यानी कि 2500 BC से लेकर के, जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 2500 साल बाकी थे, तब से लेकर के 1750 BC तक का ये काल है। ये जो सभ्यता है लगभग 750 साल तक चली थी। और इस सभ्यता की जो जो विशेषताएं हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। सिंधु घाटी की सभ्यता को सैंडल सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो तांबा है वो तांबा यूज होने लग गया था, तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने तांबे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा। फिर उन्होंने क्या करा, तांबे के अंदर उन्होंने टिन को मिला करके कांसा बना लिया, यानी कि ब्रॉन्ज बना लिया। इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिंधु नदी के किनारे इसके अवशेष सबसे पहले मिले थे, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं कि ये एक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी या शहरी। तो ये एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता कह सकते हैं आप इसको। दूसरा अगर बात करें इसकी विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है। वैसे तो इस सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम दो की बात करते हैं। पहला नगर योजना, यानी कि टाउन प्लानिंग। इसकी नगर योजना जो थी बहुत ही सुदृढ़ थी। जगह जगह विशाल अन्नागार, यानी कि अन्न को स्टोर करने के लिए, अन्न को रखने के लिए, भंडारण करने के लिए जगह जगह चीजें बनाई गई थी कि भाई इसमें आप अपना अनाज भंडारण कर सकते हैं। दूसरा, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी कि आज से 2500 साल पहले भी पक्की ईंटों का प्रयोग करके इस नगर को या इस सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का यूज करते थे। तीसरा जो है, इसमें जो घर हुआ करते थे उनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुला करते थे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहां पर चलने वाली हवा इस तरीके से घरों को डिजाइन किया गया था कि जो हवा चलती थी उससे जो सड़कें थी, रोड थे या फिर गलियां थी, अपने आप ही चलने वाली हवा उनको साफ कर दिया करती थी। विशाल स्नानागार भी मिला है इसमें, यानी कि नहाने के लिए, सार्वजनिक रूप से नहाने के लिए विशाल स्नानागार भी मिला है। और तरह तरह की चीजें इस सभ्यता के अंदर मिली है। दूसरा, इनकी जल निकासी। जल निकासी इनकी बहुत बढ़िया थी। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, पानी कहीं पे भी रुका नहीं करता था। पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं खोजकर्ता के बारे में। खोजकर्ता मैंने आपको बताया, जैसे इसकी खोजकर्ता जो थे राय बहादुर दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 के अंदर इसकी खोज की थी। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था आर डी बनर्जी या रकाल दास बनर्जी। 1922 में उन्होंने इस सभ्यता की खोज की थी। सबसे पहला स्थल की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी सबसे पहला स्थल जहाँ पे इसके अवशेष मिले थे उस जगह का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा अभी वर्तमान पाकिस्तान के अंदर लाहौर जिले के अंदर है, ठीक है। और ये जो मिला था रावी नदी के किनारे। पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो उस टाइम पे हड़प्पा भारत का ही एक भाग हुआ करता था। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक कौन है या पिता कौन है या पितामह कौन है, तो कौन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्योंकि यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने और इनके अवशेषों को इकट्ठा करके उसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। अब एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातत्व विज्ञान। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जो प्रथम महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। ये जो सर जॉन मार्शल थे ना, इन्होंने ही दो टीम बनाई थी। पहली टीम का जो हेड बनाया था, किसे बनाया था, राय बहादुर दयाराम साहनी को। और दूसरा हेड किसको बनाया था, आर डी बनर्जी, यानी कि रकाल दास बनर्जी को, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि इसकी आकृति कैसी थी, तो इसकी जो आकृति थी वो थी त्रिभुजाकार, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक मैप बना देता हूँ। प्रॉपर तरीके से तो बना नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा बनाने की। भारत के ठीक है, ये है भारत का नक्शा जैसा भी मुझसे बना, तो मैं बता देता हूँ। इस तरीके से जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो त्रिभुजाकार थी, मतलब इसकी जो आकृति थी वो ट्रायंगल शेप में थी। यहाँ पर सबसे ऊपर अगर हम बात करें पूर्वी हिस्सा, तो ये जो है यहाँ पर मांदा एक जगह है, वहां पर इसके अवशेष मिले हैं। सबसे उत्तरी बिंदु जो है यहाँ पर मेरठ आलमगीर सबसे पूर्वी इसका बिंदु है। यहाँ पर बलूचिस्तान पाकिस्तान सुल्तानगढ़ और वो इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो ये है दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये मैं सारी चीजें आपको लिखवा दूंगा आने वाली वीडियो में। अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसकी आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी।
जिस प्रणाली का ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूज करते थे नगर योजना के लिए, उसको ग्रिड पद्धति कहा जाता था। आगे पूछा जाता है कि इसकी लिपि कैसी थी, तो इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। मीठे के लिए किसका यूज करते थे, तो वहाँ के लोग जो थे मीठे के लिए शहद का यूज करते थे। मुख्य फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जो यहाँ की मुख्य फसल थी। फिर एक पिगट नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने सिंधु ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इनके बारे में भी कुछ टिप्पणियां की हैं, कुछ बताया है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ बताया है सिंधी भाषा में, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको लिखवा दूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। अभी हम ये आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज मैं इतना ही आपको जो बताया ये सारे जो पॉइंट्स हो गए, हम एक स्टोरी के तरीके से लेकर के चलेंगे चीज़ों को। और बिल्कुल भी जैसे कहते हैं हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो मैं कोशिश करूंगा बोरिंग ना रहे ये सब्जेक्ट, और प्रॉपर तरीके से कहानी के माध्यम से पढ़ते हुए चले, ठीक है। तो मैं आपको चाहे तो रिवाइज भी कराता रहूंगा फिर आने वाली वीडियोस के अंदर टॉप 50 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है, यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बनते हैं, जैसे कोई पूछ लेगा भी आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, तो हम कहेंगे पुरा पाषाण काल में। कोई कहेगा कि भाई पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, तो हम कहेंगे नव पाषाण काल में। कोई पूछेगा भाई सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो उसकी लिपि कैसी थी, तो हम कहेंगे उसकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मीठे के लिए किसका यूज करते थे, तो हम कहेंगे भाई शहद का यूज करते थे। वो जो फसल कौन सी उगाया करते थे, तो हम कहेंगे भाई गेहूं और जौ की फसल उगाया करते थे। अब इसमें कुछ अभी मैंने ये पूरी तरह से खत्म नहीं करा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम भाग है, यानी फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम और आगे बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं। तो इसको बाद में इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता ना रख करके हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, क्योंकि जो इसके अवशेष थे ना बहुत सारी जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, लगभग 3000 से ज्यादा इसके अलग अलग जगहों पर अवशेष मिले। तो फिर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ना रख करके इसका दोबारा से नामकरण किया गया, जिसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और फिर इसके जो प्रमुख जगहें हैं, जैसे कालीबंगन हो गया, राखी गढ़ी हो गया, धोलावीरा हो गया, ठीक है। हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी है, फिर कालीबंगन है, फिर लोथल गुजरात में है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो इसके जगह मिली हैं, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।